नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, बीएससी बीएड थर्ड ईयर और जनरल बीएससी थर्ड ईयर दोनों ही क्लासेस की क्वांटम फिजिक्स की थर्ड यूनिट हमने स्टार्ट करवा रखी है। तो आज बीएससी बीएड थर्ड ईयर के यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 6 के बारे में अध्ययन करेंगे और जनरल बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 7 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जनरल बीएससी के जो 6 लेक्चर्स हैं वो प्लेलिस्ट में उनको मिल जाएंगे, वहां पर आप जाके देख सकते हैं और इसके बारे में सभी विद्यार्थियों को आप अवगत करवा दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक से शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विभव सीडी पोटेंशियल स्टेप, और इसके अंदर मुख्य रूप से हम परावर्तन और पारगमन गुणांक की चर्चा करते हैं। इससे पहले के दो टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट थे, इसमें एक विमीय विभव बॉक्स में कण किस प्रकार से गति करता है और त्रिविमीय विभव बॉक्स में कण किस प्रकार से गति करता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऐसा पोटेंशियल स्टेप है विभव सीडी जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर अपने दो क्षेत्रों की बात करनी है, क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकेंड। यहाँ पर आपको जो x बराबर 0 एक्सिस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक क्षेत्र इससे इस साइड के लिए है यानी लेफ्ट साइड के लिए, जिसमें x जो है वो 0 से छोटा होगा, और एक क्षेत्र है वो x जिसमें 0 से बड़ा होगा। जब x का मान 0 से छोटा होता है तो वहां पर हम पोटेंशियल को 0 मानते हुए अपनी कंडीशन सप्लाई करेंगे, और जब x का मान 0 से बड़ा है तो वहां पर हम विभव को v नॉट के इक्वल मानते हुए अपनी पोजिशन है, कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ जब x का मान 0 से छोटा है तो जो पोटेंशियल है विभव है v नॉट, वो कण की ऊर्जा E से ज्यादा होता है, और जब आपके पास क्षेत्र सेकंड होगा तो वहां पर जो पोटेंशियल है विभव है वो कण की एनर्जी E से क्या होगा, कम होगा। तो आइए शुरू करते हैं। माना कुल ऊर्जा E का एक कण बाईं ओर से x अक्ष के समांतर गति करता हुआ एक ऐसे नियत विभव क्षेत्र जिसके स्थितिज ऊर्जा वक्र, जिसे आप विभव सीडी यहाँ पर बोलते हैं, एक पोटेंशियल वक्र ही है, में प्रवेश करता है, यानी इस साइड से ये प्रवेश कर रहा है। इसमें दाईं ओर अनंत चौड़ाई वाला विभव प्राचीर है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से यानी इसके दाईं ओर अनंत चौड़ाई वाला एक विभव प्राचीर है जिसका विभव है v नॉट, और इस साइड में इसका विभव क्या है, v बराबर है 0। तो हमें इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने कंडीशन अप्लाई करनी है, जिन्हें बाउंड्री कंडीशंस बोला जाता है। तो Vx बराबर 0 आपको लेना है जब आप x का मान 0 से कम लेंगे, यानी कि क्षेत्र फर्स्ट के लिए, और Vx का मान v नॉट के इक्वल आपको लेना है जब आप क्षेत्र सेकंड की बात कर रहे होंगे, यानी x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे होंगे। यानी जब आप x लेस देन 0 की बात कर रहे होंगे तो आप v बराबर 0 अप्लाई करेंगे, और जब आप x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे होंगे तो आप v बराबर जो है v नॉट अप्लाई करते हैं। v बराबर v नॉट है उसके लिए क्षेत्र सेकंड कहा जाएगा, और v बराबर 0 है उसके लिए क्षेत्र फर्स्ट कहा जाएगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो कण इसके अंदर आके यहाँ पे अप्लाई होता है, फोर्स इस पे लगाता है, इस पे टकराता है, वो क्या सारा परावर्तित हो जाएगा या उसका कुछ पार्ट जो है तरंग फलन है वो दूसरी साइड में भी जाता है, यानी वो पारगमित होता है या नहीं होता है। तो परावर्तन और पारगमन गुणांक उन्हीं के आधार पर बताए जाएंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये कैसा रिलेशन आएगा, क्या रिजल्ट मिलता है, और क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इससे हमें क्या देखने को मिलता है। तो हमारे पास ये कंडीशंस हो जाएंगी। इसके बाद विभव समय पे निर्भर नहीं करता है, यानी हम काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को अप्लाई करेंगे। कुल ऊर्जा E वाले कण का पूर्ण तरंग फलन है वो क्या होगा, साइन एक्स टी बराबर साइन एक्स ई की पावर माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस समीकरण नंबर 1। ये आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले स्थायी अवस्था हल की जो वीडियो अपलोड की थी मैंने, उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं, जनरल बीएससी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी कि कैसे ये ड्राइव करना है। इसे बोलते हैं स्थायी अवस्था हल, जहां साइन एक्स निम्न काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के हल होते हैं। और ये रही आपकी काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साइन एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साइन एक्स बराबर ई साइन एक्स, समीकरण नंबर 2। इसमें आपको समय t नहीं लेना है। अब इसका हल है वो हम दो कंडीशंस के अंदर ज्ञात करेंगे। पहला तो जब आपका विभव v नॉट है वो कण की ऊर्जा E से ज्यादा हो, और दूसरी कंडीशन जब आपकी कण की ऊर्जा E जो है वो विभव v नॉट से ज्यादा हो, यानी विभव v नॉट कण की ऊर्जा से कम हो।
तो जैसे हम क्षेत्र 1 की बात करेंगे तो वहां पर हम sin1 x को अप्लाई करेंगे, और क्षेत्र 2 की जब हम बात कर रहे होंगे तो वहां पर हम तरंग फलन को sin2 x से डिनोट करते हैं। तो पहला हमारा आता है कि जब E जो है वो लेस देन है V नोट से, यानी जो आपकी विभव रोधिका है, विभव CD है, उससे कण की ऊर्जा E का मान क्या है, कम है, और वहां से आपको मिलेगा परावर्तन गुणांक। तो क्षेत्र फर्स्ट के लिए यानी x लेस देन 0 के लिए Vx का मान 0 है, और क्षेत्र सेकंड के लिए यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए Vx का मान है वो V नोट के इक्वल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अतः काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या हो जाएगी, -h²/2m d² sin1x अपॉन dx² बराबर E sin1x जब x लेस देन 0, यानी कि जब आप क्षेत्र फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो आपने sin1x इसको कह दिया और काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण आपने अप्लाई कर दी है। फिर आप क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र के लिए यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए -h²/2m d² sin2x अपॉन dx² प्लस V नोट sin2x बराबर E sin2x। ये आपके पास दो समीकरण आ जाती हैं, एक क्षेत्र फर्स्ट के लिए, एक क्षेत्र सेकंड के लिए। अब आप इसको थोड़ा सा समीकरण को दोबारा से लिखेंगे एक नई फॉर्म के साथ। ये जो -h²/2m है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इधर लेके हम इसको बराबर में 0 बना के इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले समीकरण को जब आप लिखते हैं तो आपके पास समीकरण आती है d² sin1x अपॉन dx² प्लस 2me अपॉन h² sin1x बराबर 0। और जब आप सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पद जो है वो यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 2m ऊपर चला जाएगा, h² नीचे आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस का बनेगा, लेकिन जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस का बनेगा और ये रहेगा माइनस का। तो फिर मैं यहाँ माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, जिस वजह से V नोट पॉजिटिव बन जाएगा और एनर्जी E वाला जो पद है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने समीकरण आएगी d² sin2x अपॉन dx² माइनस 2m V नोट माइनस E अपॉन h² sin2x बराबर 0। अब यहाँ पर V नहीं आया था क्योंकि जब क्षेत्र फर्स्ट की बात हो रही हो, x लेस देन 0 की बात हो रही हो, वहां पर आपको विभव का मान 0 रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2me अपॉन h² है इसको आप k² मानेंगे, कांस्टेंट है, और यहाँ पर 2m V नोट माइनस E अपॉन h² है इसको आप मानेंगे α², और समीकरण हो जाएंगे आपके पास 3 नंबर। इसके बाद इन कांस्टेंट के साथ समीकरण हम बनाएंगे d² sin1x अपॉन dx² प्लस k² sin1x बराबर 0, समीकरण नंबर 4, और d² sin2x अपॉन dx² माइनस α² sin2x बराबर 0, समीकरण नंबर आ गई 5। अब इन 4 और 5 नंबर समीकरण के आपको हल मानते हुए और जो कांस्टेंट आपके आएंगे उन कांस्टेंट की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो समीकरण 4 जिसकी तरंग संख्या है k कि व्यापक हल निम्न होंगे, यानी sin1x इस समीकरण का जो हल होगा sin1x वो क्या होगा, a e की आयोटा kx प्लस b e की माइनस आयोटा kx, समीकरण नंबर आ गई 6। यहाँ पर a और b हैं वो है कांस्टेंट, उनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी होंगी अपनी बाउंड्री कंडीशन पे, यानी साइन जो है आपका तरंग फलन उसकी बाउंड्री कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग। और इसी प्रकार से समीकरण नंबर 5 है उसके व्यापक हल क्या होंगे, sin2x बराबर c e की अल्फा x, क्योंकि समीकरण 5 में जो कांस्टेंट है वो अल्फा के रूप में है और इसमें था k के रूप में। तो c e की अल्फा x प्लस d e की माइनस अल्फा x, और c और d स्वैच्छिक नियतांक का समीकरण नंबर आ गई 7। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो इसमें प्लस वाला पद है इसमें माइनस वाला पद है। माइनस वाला पद आपको ये बताएगा कि जो तरंग फलन है वो यहाँ से टकरा के परावर्तित होता है, यानी माइनस x दिशा में जा रहा है, और ये वाला बताएगा कि प्लस x दिशा में जा रहा है। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। नियतांक ABCD के निर्धारण के लिए प्रतिबंधों के अनुसार x के सारे मानों के लिए तरंग फलन sin x और इसका प्रथम अवकलन d sin x अपॉन dx परिमित और सतत होना चाहिए। ये परिसीमा प्रतिबंध होते हैं sin x के लिए, तरंग फलन के लिए, और इनके बारे में हमने सेकंड यूनिट के स्टार्टिंग में पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो इन कंडीशन को अप्लाई करते हुए अगर हम समीकरण 7 जो आपकी है, समीकरण नंबर 7 आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें c और d दो कांस्टेंट है। अगर हम ये मान लें कि c का मान जो है वो 0 नहीं है, सपोज करें c का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी अल्फा की तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो मान है x का वो बढ़ता जाएगा।
और सी ई की पावर अल्फा एक्स का मान टोटल भी बढ़ता जाएगा। अगर हम ये माने कि एक्स का मान अगर अनंत हो जाए तो इसका मान भी अनंत हो जाएगा, जो कि संभव नहीं, अनंत तो नहीं हो सकता। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सी का मान यहाँ पर क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। और सी का मान 0 लेने के बाद जो आपके पास रिजल्ट बचेगा वो बचेगा x ग्रेटर देन 0 के लिए। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए साइन x का मान आएगा डी ई की माइनस अल्फा एक्स होगा, और क्योंकि c की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी है। अब इसके बाद समीकरण नंबर 6 से, जिसमें a ई की पावर आयोटा के एक्स और प्लस के b ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स है, दाईं और गतिशील कण को दर्शाता है, और जो b ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स है वो बाईं और गतिशील कण को दर्शाता है। तो इसमें जो पद आपका है b ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स वाला, वो परावर्तन को दिखाता है, क्योंकि माइनस एक्स में तभी जाएगा यहाँ पर टकरा कर जब उसमें क्या हो, परावर्तन हो, और जब वो आगे प्लस एक्स में जा रहा है उसका मतलब है उसका पारगमन हो गया है। अतः x लेस देन b नोट के लिए क्या होगा, साइन 1x बराबर a ई की पावर आयोटा की एक्स प्लस b ई की पावर माइनस आयोटा की एक्स होगा। समीकरण नंबर जो आपकी 6 है, और समीकरण नंबर 7 है उसमें c का मान 0 होने के बाद क्या आएगा, साइन 2x बराबर d ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। समीकरण नंबर आ गई 8। यानी यहां पर आप देख सकते हैं दोनों माइनस वाले हैं, इसका मतलब इनका परावर्तन ही होने वाला है। फिर हम x बराबर 0 पर क्या करते हैं, साइन 1 और साइन 2 को बराबर लेते हैं समीकरण नंबर 9 के रूप में, क्योंकि साइन 2 का मतलब है दूसरे क्षेत्र में और साइन 1 का मतलब पहले क्षेत्र में। जब x बराबर 0 है तो वो दोनों इक्वल ही होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो परिसीमा प्रतिबंध है साई का, उसको ध्यान में रखते हुए इनका जो प्रथम अवकलन है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो डी साइन 1 अपॉन डी एक्स बराबर डी साइन 2 अपॉन डी एक्स, समीकरण नंबर होगी 10। अब हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 9 में समीकरण नंबर 8 से, यानी समीकरण नंबर 9 आपके सामने यहाँ पर है, समीकरण 8 में इन दोनों को हम आपस में बराबर पुट रखेंगे, क्योंकि साइन 1 बराबर साइन 2 है, तो ये दोनों जो राइट साइड वाले हैं वो आ जाएंगे एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर। और इसमें जब x बराबर 0 की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा a प्लस बी बराबर डी, यानी कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी बराबर डी। एक समीकरण आ गई, समीकरण नंबर आ गई 11। फिर इसी प्रकार से आप ये अवकलन वाले जो है वो बराबर रखेंगे, यानी साइन 1 और साइन 2 का अवकलन करेंगे और इनको एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, तो आपके पास समीकरण मिलती है आयोटा के a माइनस बी बराबर माइनस अल्फा डी। इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, 2 एक स्टेप आपके पास होंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें एक वैल्यूज फाइंड करनी है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन 11 और 12 को देख सकते हैं, अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कुछ न कुछ कांस्टेंट की वैल्यू जरूर मिलेगी। तो a प्लस बी बराबर डी और a माइनस बी बराबर माइनस अल्फा डी, और यहाँ पे आयोटा के जो मल्टीप्लाई में था उसको मैं इसके बटे में लगा देता हूँ। माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ आएगा 2a बराबर डी प्लस के आयोटा अल्फा डी अपॉन आ जाएगा के, क्योंकि मैंने आयोटा से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस बन गया, आयोटा ऊपर चला, नीचे आयोटा स्क्वायर है वो माइनस हो गया और माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर यहाँ पर आप d कॉमन ले सकते हैं, तो 2a बराबर आएगा d 1 प्लस आयोटा k अपॉन k, और उसके बाद आप यहाँ पे देखें 2a बराबर आएगा d और k प्लस आयोटा k अपॉन k, टोटल यहाँ पर आ जाएगा, और d की वैल्यू है वो a के पद में आ जाएगी, d बराबर 2k अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा डॉट a। समीकरण नंबर आ गई 13। अब आप क्या करते हैं, समीकरण नंबर 13 से d का मान आप समीकरण नंबर 11 में पुट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 11 है, यहाँ पर d का मान पुट करेंगे जो a के साथ है, समीकरण नंबर 13 में है a, तो जैसे ही आप मान पुट करेंगे आप a को कॉमन ले सकते हैं। समीकरण 11 में रखने के बाद a प्लस बी बराबर आएगा 2k अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा डॉट a, और यहाँ से आप क्या करेंगे, पक्षांतन करके b को अलग कर देंगे तो a माइनस a यहाँ पर आ जाएगा, यानी a आप कॉमन ले सकते हैं। 2k अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा माइनस 1 a बराबर आएगा b, और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो आपके पास समीकरण नंबर 14 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी a की फॉर्म में k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा गुणा a बराबर b, समीकरण नंबर आ गई 14। समीकरण 8 से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 में तरंग फलन आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण नंबर 8 का आप यूज करेंगे। आपके पास समीकरण नंबर 8 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपने वैल्यूज फाइंड की हैं उनकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास देखें समीकरण 15 और 16 है वो इस फॉर्म में आ जाती है। साइन 1x बराबर a e की आयोटा के एक्स प्लस k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा e की माइनस आयोटा के एक्स, और साइन 2x बराबर a
2k अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा e की माइनस अल्फा x समीकरण नंबर आ गई 16। समीकरण 15 से जब x जो है वो 0 से छोटा है उस क्षेत्र में यानी क्षेत्र फर्स्ट के अंदर तरंग फलन sin1x को समय पर निर्भर भाग exp यानी e की पावर माइनस e आयोटा et अपॉन h क्रॉस से गुणा करने पर sin1 का जो पहला पद है वो क्या आता है, वो आएगा आपके सामने a e की आयोटा kx गुणा में e की माइनस आयोटा et अपॉन h क्रॉस। ये धनात्मक x दिशा की ओर गतिशील कण को वर्णित करने वाला तरंग फलन है जिसका आयाम है a, जबकि द्वितीय पद जो है यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वितीय पद आपके पास यहाँ पर होगा जो ये b की वैल्यू है, तो यहाँ पर आएगा b e की माइनस आयोटा kx e की माइनस आयोटा et अपॉन h क्रॉस ऋणात्मक x दिशा की ओर परावर्तित तरंग का फलन है जिसका आयाम है b। तो समीकरण 15 के तरंग फलन से आप a और b की फॉर्म में ऐसे कैसे लिखेंगे, sin1x बराबर a e की आयोटा kx प्लस b e की माइनस आयोटा kx। इस समीकरण का प्रायिकता धारा घनत्व जो है वो j से डिनोट किया जाएगा, b बराबर a की मोड स्क्वायर माइनस b का मोड स्क्वायर x लेस देन 0 के लिए समीकरण नंबर 17, जहां v बराबर h क्रॉस k अपॉन m होता है जो कण के वेग के तुल्य होता है। यानी आप यहाँ पर v जो है उसको कण के वेग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। परावर्तन गुणांक r कैसे ज्ञात करेंगे, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता के जो अनुपात है उसको आप परावर्तन गुणांक r से डिनोट करेंगे। यानी r बराबर v b मोड स्क्वायर अपॉन v a मोड स्क्वायर, और v से v हो जाएगा कैंसिल, तो आपके सामने आएगा r बराबर b मोड स्क्वायर अपॉन a मोड स्क्वायर। समीकरण नंबर आ गई 18। अब आप समीकरण नंबर 14 से जब b और a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, b अपॉन a आएगा k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा। और समीकरण 18 में जब ये b अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो समीकरण 18 में मोड है और स्क्वायर है, यानी जिस प्रकार से साइन मोड स्क्वायर है वो साइन और साइन स्टार के मल्टीप्लाई के तुल्य होता है, तो उसके अंदर b अपॉन a की वैल्यू पुट करते समय इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी स्टार करेंगे, आयोटा जो है उसका साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो r बराबर आपके सामने आएगा k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा इंटू k प्लस आयोटा अल्फा अपॉन k माइनस आयोटा अल्फा, और ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, r बराबर आएगा 1। r बराबर 1 आने का मतलब है यहाँ पर परावर्तन गुणांक ही होगा, पारगमन बिल्कुल भी नहीं होता है। आता है जब e v0 से कम है तब विभव CD से कण जो है या तरंग जो है उसका पूर्ण परावर्तन होता है, और वे सभी कण जिनके लिए e का मान v0 से कम हो विभव CD पर आपतित होते हैं तो परावर्तित होकर वापस लौट आते हैं, इसे हम परावर्तन गुणांक कहते हैं। और x ग्रेटर देन 0 के लिए sin2 बराबर d e की माइनस अल्फा x आपके सामने आएगा जो कि है चरघातांक है और माइनस इसमें लगा, इसका मतलब ये धीरे धीरे शून्य होता रहता है, यानी शून्य की ओर अग्रसर होता है। अतः विभव CD के दाईं ओर तरंग फलन शून्य नहीं हो तो कण की स्थिति प्रायिकता घनत्व है वो क्या होगी, वो आपके सामने है px बराबर d का मोड स्क्वायर e की माइनस 2 अल्फा x। समीकरण नंबर 20 प्रायिकता धारा घनत्व है वो चरघातांक के रूप से यहाँ पर कम होता जाएगा। यानी इस प्रकार से आप देख सकते हैं x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 के अंदर क्या होगा, यहाँ पर परावर्तन होगा और sin 2x के लिए वो चरघातांक के रूप से कम हो जाता है। चिर सम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार x ग्रेटर देन 0 अभेद होता है, यानी इसको भेदा नहीं जा सकता, यानी पूर्ण रूप से परावर्तन होता ही है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है sin 2x का मान भी परिमित मान आपको कुछ मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है v0 का जितना मान अधिक होगा उतना ही अधिक अल्फा का मान होगा, और दिए हुए e के लिए sin 2 का मान उतना ही जल्दी शून्य हो जाएगा। अगर v0 का मान अनंत हो जाए तो sin 2 अवश्य ही शून्य हो जाता है। यानी v0 का मान अगर कम है, विभवरोधिका अगर कम है तो जो तरंग फलन है वो इस तरफ जाएगा जरूर, लेकिन चरघातांक के रूप से वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे अल्फा का मान बढ़ेगा ये जो कमी है वो बढ़ती जाएगी और बहुत जल्दी ये कम हो जाता है। अगर v0 का मान आप बढ़ाते रहे और अनंत तक कर दें तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि जो sin 2 है उसका मान डेफिनेटली 0 होगा, यानी फिर वो क्लासिकल वाली बात इसमें आ जाती है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के दूसरे पार्ट यानी पारगमन गुणांक के साथ। धन्यवाद।